आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी अपने क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण हम 20/3/2026 के लिए ये हमने शिक्षण अभिरुचि की मुहिम शुरू की, यानी 150 जो नंबरों का है वो। तो इनके अंदर शिक्षण अभिरुचि के अंदर जो 50 प्रश्न आते हैं वो हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संप्रेषण। तो संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कौन से? लैटिन भाषा का शब्द है संप्रेषण, यानी ये किससे बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और इसका अर्थ होता है सामान्य, शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य में कॉमन, यानी शाब्दिक अर्थ होता है कॉमन या सामान्य, हिंदी में कहते हैं। संप्रेषण की परिभाषा अगर क्या बोले तो संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई सामान्य बातचीत या विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। संप्रेषण किसे कहते हैं? दो व्यक्ति उनके बीच में जो बातचीत या विचारों का जो आदान प्रदान ही होता है उसे ही संप्रेषण कहते हैं। यानी दो दोस्त बैठे हुआ एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसे ही संप्रेषण कहते हैं, यानी उनके विचार का आदान प्रदान होता है। इन भाषा के माध्यम या भाषा के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे ही संप्रेषण कहते हैं। देखिए कैट डेविस ने क्या कहा। कैट डेविस कहते हैं कि संप्रेषण से तात्पर्य विचारों सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। कैट डेविस क्या कहते हैं? संप्रेषण से तात्पर्य विचार सूचना का एक व्यक्ति से, विचार हुए या सूचना हुई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। अब संप्रेषण की विशेषताएं, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा है संप्रेषण क्या है ऐसे। तो संप्रेषण देखो, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। और संप्रेषण कला और विज्ञान है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण कला और विज्ञान है। संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया। कौन सी? संप्रेषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक प्रक्रिया। संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी संप्रेषण प्रक्रिया है। और संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण में उद्देश्य होता है, संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। संप्रेषण एक कौशल है। क्या है संप्रेषण? विचारों का आदान प्रदान। यह संप्रेषण एक कौशल है, एक कला है, यानी स्किल है। संप्रेषण क्या है? स्किल है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन भर चलने वाली संप्रेषण प्रक्रिया। आदमी विचारों का आदान प्रदान अपने मरते दम तक करता रहता है। यही संप्रेषण है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण में दो व्यक्तियों के बीच 3 से 6 इंच की दूरी आवश्यक मानी जाती है। और नम्मा है संप्रेषण की जो विशेषताएं हैं। संप्रेषण मानव व पशु दोनों में होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है संप्रेषण। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से? संप्रेषण के तत्वों की बात करें तो पहला है प्रेषक। कौन सा है? प्रेषक, यानी प्रेषक वो होता है जो संदेश भेजता है, यानी संदेश भेजने वालों को प्रेषक कहा जाता है। अब संदेश है। संदेश शाब्दिक, मौखिक, लिखित एवं अशाब्दिक, सांकेतिक भी हो सकता है। संदेश कैसा हो सकता? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और अशाब्दिक सांकेतिक भी हो सकता है। संदेश कई प्रकार के होते हैं। अब माध्यम, संदेश का जो माध्यम होता है, माध्यम यानी स्रोत, या तो एक व्यक्ति हो सकता है, या डाक हो सकता है, या मोबाइल या ईमेल। आज के आधुनिक युग में ईमेल के जरिए संदेश भेजा जाता है, ये माध्यम हो सकता है। अब ग्राही, यानी ग्राही किसे कहते हैं? ग्राही वो होता है जो संदेश को ग्रहण करने वाला था। कौन होता है? संदेश को ग्रहण करने वाला होता है, उसे ग्राही कहते हैं। संदेश को ग्रहण करता है, यानी जो व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, या डाक द्वारा, या मोबाइल द्वारा, या मोबाइल के सिर्फ ईमेल द्वारा भेजा जाता है, उसे जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। अब जिस रूप में संदेश भेजा गया उसी रूप में संदेश, जिस रूप में संदेश भेजा गया उसी रूप में संदेश ग्रहण किया जाए तो संप्रेषण पूर्ण होता है। अगर संदेश हमने भेजा
और वही संदेश उन तक प्राप्त हुआ है तो उसे संप्रेषण यानी संप्रेषण पूर्ण माना जाता, नहीं तो तब तक अधूरा माना जाता। संप्रेषण लास्ट कड़ी होती है अतिपृष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं इंग्लिश के अंदर। पृष्ठ पोषण क्या होता है? फीडबैक। कई बार इंग्लिश हम हिंदी वर्ड याद नहीं रखता है, यानी फीडबैक। फीडबैक मतलब पृष्ठ पोषण, जिसे संदेश ग्रहण करने के लिए जिसने संदेश ग्रहण किया द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मुझे संदेश पहुंच गया है, या ये कुशल मंगल जो पुराने समय होता है वही। प्रेषक, पहले प्रेषक संदेश भेजा, फिर माध्यम होता मोबाइल, ईमेल, ग्राही संदेश उसने ग्रहण किया, फिर प्रतिपष्टि प्रेषक, प्रतिपष्टि वापस पृष्ठ पोषण फीडबैक देता है ये संदेश के बारे में और वापस प्रेषक तक पहुंचता है तो संदेश संप्रेषण पूर्ण माना जाता है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के जो प्रकार हैं, किसके? संप्रेषण के जो प्रकार हैं उनके बारे में। संप्रेषण पहला है शाब्दिक संप्रेषण, ये 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक जो संप्रेषण उनमें भौतिक बाधाएं होती, जैसे शोरगुल हुई, कई प्रकार की भौतिक बाधाएं हैं, तो ये शाब्दिक मौखिक संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे जो अशाब्दिक संप्रेषण है। अशाब्दिक संप्रेषण है सांकेतिक कूट भाषा का प्रयोग होता है इसमें, और अधोमुखी संप्रेषण में उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों को भेजा जाने वाला ही संप्रेषण अधोमुखी होगा। जो उच्च अधिकारी है, कलेक्टर एसडीएम को भेजता है, यानी निम्न अधिकारियों को भेजता, तो उसे अधोमुखी संप्रेषण कहते हैं। अब बात करेंगे ऊर्ध्व संप्रेषण, निम्न से उच्च अधिकारियों को भेजा जाने वाला, यानी एसडीएम कलेक्टर को भेजता है, उसे ऊर्ध्व संप्रेषण कहता है, ये भी संदेश है। बात करेंगे क्षैतिज संप्रेषण की। क्षैतिज समकक्ष को भेजा जाने वाला, यानी एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को भेजता है, उसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं, यानी वो समकक्ष उनकी पोस्ट के समान ही पोस्ट है, तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं, एक दूसरे को भेजा जाने वाला। अब बात करते हैं एक मार्गी के एक तरफा संप्रेषण, यानी 1 वे संप्रेषण कहते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों को आदेश देना, शिक्षक द्वारा छात्रों को आदेश देना, 1 वे आदेश दे दिया, वो नो प्रतिक्रिया आती, ये एक 1 वे संप्रेषण कहा जाता है। अब बात करेंगे द्विमार्गी 2 तरफा संप्रेषण। शिक्षक ने आदेश दिया, छात्रों ने वापस प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, छात्र ने जो जवाब देना शुरू कर दिया, तो ये द्विमार्गी संप्रेषण माना जाता है। अब 8वां अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, यानी व्यक्ति द्वारा स्वयं के विचारों भावनाओं को समझना, ये अंतःवैयक्तिक संप्रेषण हो जाता है। अब 9वां है ये अंतःवैयक्तिक था, अब ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, दूसरों के भाव विचारों को समझना, दूसरों के भाव और विचारों को समझना ही संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। अब बात करेंगे संप्रेषण के सिद्धांतों की। संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्पष्टता का सिद्धांत, संदेश भाषात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। पहला सिद्धांत है संप्रेषण का, जो हम लिखित लिखते हैं या हम बोलते हैं, यानी भाषा में स्पष्टता होनी जरूरी है संदेश में, तभी सामने वाले को समझ आएगा संप्रेषण। दूसरा है समन्वय का सिद्धांत, संदेश के बीच उचित समन्वय होना जरूरी है, 3 से 6 इंच दूरी होना जरूरी है, तालमेल बिठाना होना जरूरी है, संप्रेषण उसे समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। तीसरा अपने आ जाता है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन, संदेश भेजने वालों को ग्राही के बीच उचित संतुलन तालमेल बिठाना होना जरूरी है। चौथा है अपने वैधता का सिद्धांत, संदेश वैध तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं गलत भाषा का यूज हो तो वो संदेश अमान्य माना जाता। संदेश वैध हो तथा उद्देश्यपूर्ण, उनका उस संदेश को जो भेजते हैं उनका उद्देश्य निश्चित होना जरूरी है, तो वैधता का संदेश था। अब 5वां है अपने विश्वसनीयता का सिद्धांत, यानी प्रेषक व ग्राही के बीच विश्वास का होना जरूरी है, तभी संदेश यानी संप्रेषण सार्थक माना जाएगा। विश्वसनीयता का सिद्धांत, प्रेषक और ग्राही के बीच में जो ग्रहण करने वाला हो, प्रेषक जो लिखने वाला,
उनके बीच विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब संप्रेषण में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो हम बाधाओं की बात करेंगे। संप्रेषण की बाधाएं यानी भौतिक बाधाएं, पहला फिजिकल जो बाधाएं आती हैं जैसे शोर शराबा हुई, प्रदूषण हुई, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ हुई। यानी भौतिक बाधाओं में से कौन कौन सी? शोर शराबा, प्रदूषण, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, ये भौतिक बाधाएं संप्रेषण में भौतिक बाधाएं आती हैं। अब हम बात करेंगे भाषात्मक बाधाएं कौन कौन सी। भाषात्मक यानी कई भाषात्मक बाधाएं मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो भाषाओं का अभाव हमें रहता है, यानी एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती। राजस्थान वाले जैसे तमिलनाडु में गए तो वहाँ तमिल बोली जाती है, तो वहाँ संप्रेषण होना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं को समझने में बहुत ही कठिनाई आ जाती है। और पर्यावरणीय बाधाएं वातावरण आधारित बाधाएं होती हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चलने वाली बाधाएं माना जाता है। अब भावात्मक बाधाएं यानी ईर्ष्या और द्वेष, क्रोध की बाधाएं होती हैं, आप जानते हैं ये भावनात्मक बाधाएं कहलाती हैं। संप्रेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 बाधाएं होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बाधाएं होती हैं। एक भौतिक बाधाएं, भाषात्मक बाधाएं, पर्यावरणीय बाधाएं और चौथी हैं भावनात्मक बाधाएं। अब बात करेंगे संप्रेषण के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से। कक्षा संप्रेषण हमेशा प्रभावी होना चाहिए। एक अध्यापक यानी आप जो बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को जो पेपर सॉल्व करें तब आप एक अध्यापक के तौर पर करें, तब आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो एक कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, आप ही सोचें कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा प्रभावी होना चाहिए कक्षा संप्रेषण, ठीक है। अब कक्षा में शिक्षक का व्यवहार छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार ही होना चाहिए। और तीसरा है अपने कि कक्षा संप्रेषण छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, संप्रेषण छात्रों केंद्रित होना चाहिए। यानी शिक्षक आदेश दे तो उनकी प्रतिक्रिया, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक छात्रों का आना ही जरूरी माना जाता है। अब कक्षा में शिक्षक का व्यवहार नाटकीय नहीं होना चाहिए, जबकि शिक्षक द्वारा बोधगम्य होना चाहिए।